Good morning, everyone. Let's start today's analysis of the Hindu and Indian Express newspaper. हमें पता है दोनों ही न्यूज़पेपर के अंदर कुछ कॉमन आर्टिकल्स आते हैं जिनको हम करेंगे एक ही न्यूज़पेपर से सो दैट वो जिसमें भी ज़्यादा डिटेल से दिए गए होंगे उससे हम उनसे पढ़ सकें और न्यूज़ हमें पता लग सके। दूसरे जो अब रह गए हैं डिफरेंट आर्टिकल जो कि यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, चाहे वो मेंस में हो या फिर प्रीलिम्स के अंदर हो, उनको हम करेंगे डिटेल में अलग अलग न्यूज़पेपर से बिल्कुल। और स्टार्ट करते हैं आज के पहले आर्टिकल के साथ में जो कि है इंडिया प्रोटेस्ट चाइनीज़ रोड कंस्ट्रक्शन इन पीओके वैली। देखिए इंडिया क्या कर रहा है, चाइना जो है एक रोड को कंस्ट्रक्ट कर रहा है पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर, और वहाँ पर इंडिया इस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहा है, कह रहा है बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है बीजिंग की या चाइना की। फ़िलहाल हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि ओबियसली जीएस पेपर 2 के अंदर इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक तो इंटरनल रिलेशंस के अंदर में हमारे किसके साथ क्या संबंध है, क्यों बिगड़ रहे हैं, क्या कारण है, ट्रेड क्या है, सब कुछ पढ़ना होता है। तो इंडिया चाइना रिलेशंस की यहाँ बात आ जाती है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हो जाता है जीएस पेपर 3 में। जीएस पेपर 3 के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी का हमारा एक पेपर होता है जिसमें हमें हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को समझना होता है। अगर हम बात करें कश्मीर की फॉर राइट नाउ, तो हमें पता है कि कश्मीर जब 1947 के अक्टूबर महीने में हम देखते थे तो ये पूरा भूभाग जो आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है, जो भी आपको रेड दिखाई दे रहा है, ये क्या होता था, कश्मीर के अंदर आता था। खैर मैंने ये अलग से फ़ोटो आप लोगों को समझाने के लिए रखा है ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाए। जो जो नाम अब आएंगे उनको आप मैप में ज़रा देखते रहिएगा। फ़िलहाल के लिए क्या हुआ है कि देखिए इंडिया ने अपना प्रोटेस्ट को रजिस्टर किया है बीजिंग के ख़िलाफ़ में, जो कि इलीगल अटेम्प्ट कर रहा है किस चीज़ के, कि ये जो सांगशम वैली है यहाँ पर, ये ब्लैक कलर की आप घाटी को देख पाएंगे, इसको अलग से ब्लैक कलर में भी इसी वजह से रखा गया है। वैसे ये पीओके का हिस्सा यहाँ पर होता था, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसमें हम जम्मू कश्मीर के ऊपर के एरिया को देख पाएंगे जहाँ पर बालिस्तान है, गिलगिट है। इधर अगर हम चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर को देखेंगे तो अक्साई चीन आ जाता है। तो इन दोनों के बीच में ये एरिया है जिसको बोला जाता है सक्सगम वैली। अब ये जो सक्सगम वैली यहाँ पर पीओके यानी कि पाकिस्तान की होती थी, पाकिस्तान ने क्या किया, अलिस्ट वो मानते हैं ऐसा, इंडिया बिल्कुल नहीं मानता इस बात को, याद रखिएगा, लेकिन पाकिस्तान इसको मानता है। तो चाइना ने और पाकिस्तान ने ट्रेड कर लिया 1963 के अंदर और उसको बोला जाता है पाकिस्तान बाउंड्री अग्रीमेंट ऑफ 1963 विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बाय इंडिया। बिल्कुल भी इंडिया को ये मंजूर नहीं है कि कैसे हमारे भूभाग को पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया। अब ये क्या मतलब हुआ, ये तो होना नहीं चाहिए, इसमें तो इंडियन गवर्नमेंट का रोल आना चाहिए। लेकिन क्योंकि चाइना ने ऐसा किया है तो इंडिया इस चीज़ से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। अब इसी पार्ट के अंदर अब यहाँ पे हमारा क्या आता है, हमारा जो इंडिया यहाँ पर चाइना और जो पाकिस्तान के पीओके को अलग कर रहा है वो होता है सियाचिन ग्लेशियर। तो ये सियाचिन ग्लेशियर इंडिया के अभी भी अंदर में है। इसी से रिलेटेड यहाँ पर गलवान वैली के अंदर हम देख पाते हैं कैसे लड़ाइयाँ हो रही हैं। हमने देखा था कि हमारी लगातार चाइना के जो सैनिक हैं उनके साथ में एक हॉस्टाइल स्टैंड ऑफ चल रहा है। 3 साल से ज़्यादा का समय हो गया, हमारे सैनिक भी यहाँ खड़े हुए हैं, चाइना के सैनिक भी यहाँ खड़े हुए हैं, और दोनों एक दूसरे की टेरिटरी को, हम तो खैर अपनी ही टेरिटरी को बचा रहे हैं, लेकिन ये लोग क्या करना चाहते हैं, इलीगली पास करना चाहते हैं इसको। फ़िलहाल सैटेलाइट से इमेज देखने के बाद जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उनके स्पोक पर्सन रणधीर जायसवाल का रिस्पॉन्स आया है कि ये जो चाइना रोड बना रहा है वैली के अंदर ये बिल्कुल इलीगल है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर इंडिया इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है और प्रोटेस्ट अपना दिखा रहा है। फ़िलहाल खैर अब जो संगशाम वैली है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का भाग बन जाती है, जिसको पाकिस्तान ने चाइना को 1963 के अंदर दिया था। रिसेंट की सैटेलाइट इमेज से हमें पता चलता है कि कैसे इस वैली के जो लोअर भाग है उसके अंदर चाइना कुछ रोड बिल्डिंग का काम कर रहा है। सियाचिन ग्लेशियर हमारे इंडियन टेरिटरी के बीच में का एक भाग है जो कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर आ रहा है। 2020 से स्टैंड ऑफ इंडिया एंड चाइना ट्रूप्स का ईस्टर्न लद्दाख में हम देख पा रहे हैं कंट्रोल ऑफ सियाचिन के ऊपर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी चाइना
चाइना भी इसको चाहता है, पाकिस्तान भी इसको चाहता है, लेकिन इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यही एक ऐसी जगह है जो चाइना को और पाकिस्तान को यहाँ बाय लैंड मिलने से क्या कर रही है, रोक रही है। सो इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर इंडिया। अगेन थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो थी वो कहाँ तक थी, ये थी। तो ये थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इतना भाग पाकिस्तान का होना था। ये पूरा बचा हुआ जो दूसरा एरिया, कौन सा एरिया, अब मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ। ये जो पूरा का पूरी टेरिटरी है ये किसकी होनी है, इंडिया की होनी चाहिए थी। सो दिस शुड बी इंडिया। यहाँ पर हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को देखें तो अगेन हमारी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो कौन सी है, यहाँ पर ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आ चुकी है। खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। अगेन देखिए फर्स्ट पेज के ऊपर चाहती तो मैं आप लोगों को इस आर्टिकल को वहाँ से भी दिखा सकती थी, लेकिन हम लोगों के लिए बात क्या है ना कि क्या तड़कती भड़कती न्यूज़ है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि कौन सी न्यूज़ में क्या इन्फॉर्मेशन आई हुई है, क्या हमारे पेपर से उसका कोई संबंध है या नहीं है। अब किसी MP हैं एक प्रज्वल नाम के, उनका यहाँ पर MP के ये हम देख पाएंगे जनता दल से सेक्युलर MP थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रज्वल रावन्ना, वो लाइट में आ गए थे क्योंकि उनका एक हम देखते हैं सेक्स रैकेट या सेक्स अब्यूज़ जो है उनके उसके इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा है। कई महिलाओं ने इनके खिलाफ FIR वगैरह करवाई, कुछ वीडियोस वगैरह सामने आई। ये हमारे लिए जानना ज़रूरी नहीं था। अब क्या जानना ज़रूरी है कि ये सब घटना होने के बाद एक स्पेशल टीम बनाई जाती है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, तो SIT उसको बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अब वो क्या कर रहे थे, क्योंकि प्रज्वल जो है इनका नाम भी आ रहा था और FIR के अंदर इनके फादर का नाम भी रखा जा रहा था कि वो भी इसमें इंडल्ज थे। दोनों को ही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रज्वल जो है रावन्ना वो तो बिल्कुल ही नहीं जा रहे हैं। सेकेंडली इनके फादर भी यहाँ पर सीट में नहीं जाते और इसी दौरान में ये जो है ये फ़्लाइट लेते हैं और जर्मनी के लिए निकल जाते हैं। अब यहाँ तक गड़बड़ आपको दिखाई दे रही है कि ठीक है अभी तो इनके ऊपर जांच होने वाली थी, इन्वेस्टिगेशन होने वाली थी, तो ये भाग गए हैं। भाग क्यों गए हैं और भाग कैसे गए हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसी घटनाओं से हमें कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि ये गए हैं ना तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के ऊपर गए हैं। अब मान लीजिए जर्मनी में गए हैं, तो जर्मनी के अंदर जब आप डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के ऊपर जाते हो, पहली बात तो पासपोर्ट कितने टाइप के इंडिया में हम 3 तरीके के देख पाते हैं। एक होता है ब्लू कलर का पासपोर्ट जो कि नॉर्मल आप जाएंगे तो आपका बन जाएगा अगर आप 18+ के हो चुके हैं तो। दूसरा हम देखते हैं वाइट पासपोर्ट को, जो कि यहाँ पर MPs वगैरह को जो ऑफिशियल है इंडिया के डिप्लोमेट पासपोर्ट दिया जाता है। तीसरा हम देखते हैं मरून पासपोर्ट। अब ये जो मैरून कलर होता है उसके कवर के ऊपर पासपोर्ट का, ये किसको मिलता है, इंडिया के जो बड़े ऑफिसर होते हैं जैसे कि IFS होते हैं, IAS होते हैं, तो ये सभी जो कि इंडिया की तरफ से डिप्लोमेटिकली कुछ गवर्नमेंट का काम लेके कहीं बाहर जा रहे हैं तो उनको ये मिलता है। क्या प्राइवेटली जा रहे हो लेकिन फिर भी यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपका पासपोर्ट है डिप्लोमेटिक, बिल्कुल कर सकते हो। अगर आप प्राइवेटली भी कहीं पर जा रहे हो, गवर्नमेंट को आपसे कोई काम नहीं है लेकिन आपको प्राइवेटली कहीं पे जाना है तो भी आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट आगे समझते हैं कि अभी यहाँ पर फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा इनको वीज़ा क्यों दे दिया गया। तो पते की बात यह है कि एक्चुअली के अंदर अगर किसी के पास भी यहाँ पर डिप्लोमेट पासपोर्ट होता है तो हमारी कुछ ऐसी कंट्रीज़ के साथ में अलायंस हैं जहाँ यहाँ पर जो हमारे डिप्लोमेट जाने वाले हैं उनको कुछ इम्यूनिटीज़ मिली हुई है, यानी कि कुछ प्रिविलेजेस हैं, कुछ इम्यूनिटीज़ हैं। तो प्रिविलेजेस में हम देख सकते हैं कि एक तो इनकी हम देखेंगे कैसे यहाँ पर कोई भी इनको गिरफ्तार नहीं कर सकता है होस्ट कंट्री के अंदर। अगर ये जर्मनी में गए हैं तो वहाँ पर इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता बिकॉज ही इज़ अ मेंबर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। सो इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। दूसरा हम देखते हैं कि इनके पास एक वीज़ा की इनको ज़रूरत नहीं होगी कुछ कंट्रीज़ में। क्यों? क्योंकि इनको वैलिडिटी मिलती है कि 90 दिनों तक ये प्राइवेटली भी आकर यहाँ पर आराम से रह सकते हैं, इनको कोई वीज़ा देने की ज़रूरत नहीं होगी। ये अलायंस हम देखते हैं जैसे जर्मनी के साथ भी है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे कुछ ऐसे अलायंसेस हैं। फिर हम देख पाते हैं अदर जो कंट्रीज़ हैं फॉरेन सर्विसेज वगैरह की, तो उसमें हमारी अच्छी खासी यहाँ पर
अलाइंसेस बनी हुई हैं। फिर कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके आप 90 दिनों के बाद भी लिस्ट में वहाँ पर रह सकते हो, जैसे कि फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, चेक रिपब्लिक, इटली, ग्रीस, ईरान, स्विट्ज़रलैंड, इन सब के साथ हमारे अग्रीमेंट हो चुके हैं ऐसे, जहाँ पर आप 99 जो अदर कंट्रीज़ है वहाँ पर 90 डेज के लिए विदाउट वीज़ा जा सकते हो। तो इसी वजह से इन्होंने भी क्या किया है कि यहाँ पर अपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का इस्तेमाल किया। अब ये 90 दिनों तक बिल्कुल इंडिया से बाहर चले गए। हो सकता है कि ये वापस कल भी आ जाए, आना चाहे तो, लेकिन 90 दिनों तक ये वहाँ पर रुक नहीं सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा। और वीज़ा प्रोवाइड कौन करती है? तो वीज़ा हमारी जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है वो यहाँ पर देंगे, और जो अदर होस्ट कंट्री होगी दोनों ही इंडल्ज करके वीज़ा जो है वो देती हैं। अब यहाँ पर बात आई है कि तो क्या इनका जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्होंने तो गलत फ़ायदा उठाया है पासपोर्ट का। तो यहाँ पर देखिए कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं सदार महा, तो उनका बोलना है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के लिए यहाँ पर एक अपील भी लगाई कि वो इनके वीज़ा को यहाँ पर ख़त्म कर दे, और इनका जो सेक्स अब्यूज़ केस है उसके अंदर जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है वो भी यहाँ पर कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर जो है उन्हीं के द्वारा बनाई गई है। वो कहते हैं कि ऐसे जो स्टेप है डिप्लोमेटिक एंड पुलिस चैनल्स के थ्रू, वो इंटरनेशनल पुलिस एजेंसीज को बता देना चाहिए, ताकि ये जो मेंबर बाहर गया है उनको स्विफ्टली वापस यहाँ पर इंडिया के अंदर भेजा जाए। अगर वो आराम से नहीं भी आना चाहते हो तो पूरा जो कानून का जोर है, फुल फोर्स ऑफ लॉ, ये यहाँ पर लगा देना चाहिए। बात करें तो देखिए गवर्नमेंट जो है वो तो अब इसको नहीं हटा सकती है, बिकॉज अभी जो केस आ रहा है इसके अंदर जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को अगर रिवोक करना है, तोड़ना है, उसकी शक्तियों को ख़त्म करना है, तो ये तभी हो सकता है जब यहाँ पर कोर्ट ऑर्डर आ जाए। तो कोर्ट का ऑर्डर अगर आता है इस काम को इफ़ेक्ट करने के लिए, तभी ये यहाँ पर किया जा सकता है। कैसे पता चलता है? ये हमें पता चलता है पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1967। तो ये हमारे पास क्या है? पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1967, जिसके अंडर हम देख पाते हैं कि यहाँ पर ये बात लिखी गई है कि कोर्ट ही इस बिहाफ में कोई डायरेक्शन देंगे। और ये कौन बताते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है हमारे, उनके स्पोक पर्सन हमें ये सारी की सारी जानकारी यहाँ पर दे रहे थे। खैर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं टाइप ऑफ इंडियन पासपोर्ट को। यहाँ पर आप नॉर्मल अपना ऑर्डिनरी ब्लू पासपोर्ट देख सकते हैं, जो कि रेगुलर इंडियन पासपोर्ट है। नेवी ब्लू इसका कलर होता है। दिया जाता है इंडियन सिटीजन्स को जो अब्रॉड जाना चाहते हैं, हो सकता है वेकेशन के लिए, बिजनेस के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए जाना चाहते हैं, तो इनको ये मिलता है। दूसरा पासपोर्ट होता है जिसमें आप नीचे देख पाएंगे रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और ऊपर लिखा होगा ऑफिशियल पासपोर्ट। यहाँ पे ब्लू पे क्या लिखा था? केवल और केवल पासपोर्ट लिखा था। अब ये जो व्हाइट कलर का होता है ऑफिशियल इंडियन पासपोर्ट, ये व्हाइट में, ये उन इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करने के लिए दिया जाता है जो कि यहाँ पर ऑफिशियल बिजनेस के लिए, किसके ऑफिशियल बिजनेस के लिए? गवर्नमेंट के ऑफिशियल बिजनेस के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तो उनको ये व्हाइट पासपोर्ट दिया जाता है। तीसरे नंबर पर होता है हमारा डिप्लोमेटिक इंडियन पासपोर्ट, जिसको कि मरून पासपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं और टॉप रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनको दिया जाता है, ताकि इनको ये प्रिविलेजेस जो है वो मिल सके, क्योंकि ये इंडिया की हाईएस्ट कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो इनको कोई गिरफ्तार ना करे कोई होस्ट कंट्री। अदरवाइज इसमें तो फिर बहुत ही इंडियन गवर्नमेंट की भी तो यहाँ पर हम देख पाएंगे ना कि नुकसान हो रहा है, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगेगा कि इनकी जांच करने के लिए इनको अरेस्ट कर लिया गया, बैठा लिया गया, तो ऐसा कुछ ना हो। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है मपॉक्स। अब मपॉक्स क्या है ये देखिए, एक टर्म्स की तरह यहाँ पर समझाया गया है। दिस वर्ड मीन्स, अब ऐसे आर्टिकल जो होते हैं ना, वैसे तो आप इनको एज एन जीएस पेपर 3 के अंदर हेल्थ में भी इस्तेमाल कर सकते हो एनेक्डोट की तरह, लेकिन मोस्टली ये आपके ऐसे वर्ड्स के जो मीनिंग होते हैं वो आते हैं प्रीलिम्स के अंदर। तो प्रीलिम्स के बिहाफ से हम इसको ज़्यादा देखने वाले हैं। एक नई फॉर्म ऑफ मपॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स जिसके बोला जाता है। मपॉक्स क्या होता है? मंकी पॉक्स। तो मंकी के एम को यहाँ पर रख लिया गया है और पीछे यहाँ पर पॉक्स को रख लिया गया है, जो कि इज इक्वल टू मपॉक्स। अब ये जो मपॉक्स या मंकी पॉक्स है, ये एक वायरस है, वायरल डिजीज़ है, जो कि अभी फ़िलहाल कोंगो के अंदर यहाँ पर आउटब्रेक हो गई है। तो आपने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है उसके बारे में तो बिल्कुल पढ़ा ही होगा। तो जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को हम यहाँ पर देख पाते हैं, दिस इज़ द पार्ट ऑफ सोमालिया। यहाँ पर हम देख पाएंगे कि यहाँ पर जो रिपब्लिक ऑफ कोंगो है उसके अंदर क्या हो गया, एम पॉक्स का यहाँ पर आउटब्रेक हो गया है। एज एन हेल्थ इमरजेंसी वहाँ पर लगानी पड़ रही है WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। कंट्री में हेल्थ इमरजेंसी हो गई है। इसमें
होता क्या है, इसके अंदर फिलहाल देखिए जो मंकी पॉक्स होता है या एम पॉक्स होता है, मपॉक्स होता है, इसके अंदर क्या हो रहा है ना कि छोटे बच्चों को ज़्यादा ट्रिगर करता है और बहुत सारे हम देख पाएंगे यहाँ पर बड़े बड़े पिंपल्स टाइप ऑफ उनकी बॉडी के ऊपर उभरने शुरू हो जाते हैं, आना शुरू हो जाता है। अभी मेपॉक्स के अंदर क्या हुआ है कि इसके अंदर जेनेटिक म्यूटेशन हो गया, एक नए तरीके का हम इसको थोड़ा सा देख पाएंगे, जिसमें जो हमारे पुरानी दवाइयाँ थी वो उतने बेहतर तरीके से काम नहीं कर पा रही हैं। कोंगो ने ये बताया है कि अभी तक उनके 4500 जो मपॉक्स केसेस हैं वो आ चुके हैं, जिनमें से 300 लोगों की यहाँ पर नियरली अभी डेथ भी हो चुकी है। अब ये नंबर हम देखें तो देखिए ये एंडेमिक की तरह दिखाई देता है। क्या ये फैलता है? तो हाँ, ट्रांसमिशन जो होता है इसका कैसे होगा, एंडेमिक लेवल पे इसका ट्रांसमिशन होता है, ह्यूमंस टू ह्यूमंस होता है, इंसानों से इंसानों में होगा। और जो वाइल्ड एनिमल्स है जिनको नेचुरली ये डिजीज़ होती है, मान लीजिए कोई बिल्ली है, कोई मंकी है, क्योंकि मपॉक्स है तो उसको नेचुरली ये डिजीज़ है, उससे भी ये ह्यूमंस के अंदर में आ सकती है। अभी इसकी एक न्यू फॉर्म निकल कर आ रही है 2022 तक। हम देखते हैं कि कैसे एक नई फॉर्म जो है वो ज़्यादा, उसमें एक्चुअली के अंदर डेथ रेट थोड़ा कम है, लेकिन वो हो रही है यहाँ पर वाई सेक्स और इंटीमेसी। तो सेक्स के थ्रू ये ज़्यादातर सेक्स वर्कर्स में पाई जाती है। ये ज़्यादातर हम देख पाते हैं कि एस्टेब्लिश जो हो रही है और स्प्रेड जो हो रही है वो मोस्ट केसेस के अंदर यहाँ पर ज़्यादा जो हो रही है वो गे और बायसेक्सुअल मैन के अंदर पाई जा रही है। नवंबर में WHO कंफर्म करता है कि ये जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन है एमपॉक्स का, वो कोंगो के अंदर पहली बार देखा जा रहा है। तो अब ये आप सोचेंगे इस बात को क्यों बता रहे हैं इतनी देर तक, ये बताने का इसी वजह से मतलब था कि इससे पहले ये सेक्सुअली जब यहाँ पर ट्रांसमिशन होता था तो ये कभी देखने को नहीं मिलता था। अब जैसे कि हम देखेंगे हेपेटाइटिस को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, हेपेटाइटिस बी एक होती है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है, उसके अलग अलग 6 टाइप की हेपेटाइटिस है। तो ऐसे ही हमें बीमारियों के बारे में पता होना चाहिए। अभी कि नई चीज़ बन गई, नई फाइंडिंग होगी है कि पहली बार कोंगो में इस वायरस ने अपने आप को इस तरीके से म्यूटेट कर लिया, अपने आप को इस तरीके से चेंज कर लिया है कि अब ये सेक्सुअली भी ट्रांसमिट होना शुरू हो चुका है। ये बहुत बड़ी बात है। अब जब हम इस वायरस की बात करें तो इसमें 2 तरीके के वायरस हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम पहले को बोलेंगे क्लेड 1 और दूसरे को बोलेंगे क्लेड 2। क्लेड 1 जो होता है वो ज़्यादा सीवियर कैटेगरी का है। इसमें क्या हो रहा है कि मान लीजिए 100 लोगों को यहाँ पर हुआ है तो 10 लोगों की इसमें डेथ जो होगी वो पक्का से होगी, यानी कि इसका 10% डेथ रेशो निकल कर आ रहा है। क्लेड 2 थोड़ा कम सीवियर है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, क्लेड 2 के अंदर या दूसरा जो इसका वायरस है उसके अंदर केवल 1% लोगों की डेथ रेशो निकल के आया, यानी 100 लोगों को इन्फेक्शन होगा तो उनमें से एक की यहाँ पर हो सकता है डेथ हो जाए। ये थी इसके बारे में सारी जानकारी। फिलहाल के लिए नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं, जो कि अगेन ऊपर ही बता दिया गया है कि फॉरेन पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि GS पेपर 2 में हम इसको आराम से इंटरनेशनल रिलेशन के बिहाफ पे पढ़ सकते हैं। बात कर रहा है द ग्लोबल स्पाई गेम। अब ये जो ग्लोबल स्पाई गेम है, आर्टिकल लिखा गया है सुभाषित रॉय के द्वारा। ये कह रहे हैं कि किस प्रकार से 4 कंट्रीज़ के अंदर, 3 कॉन्टिनेंट के अंदर इंडिया जो है उसको अक्यूज़ किया जा रहा है कि वो स्पॉयनेज ऑपरेशन कर रही है। अब स्पॉयनेज ऑपरेशन क्या होते हैं? स्पॉयनेज ऑपरेशन का मतलब होता है स्पाई, यानी कि आप छुप कर किसी के ऊपर नज़र रख रहे हो। आप क्या कर रहे हो? किसी के ऊपर यहाँ पर छुप के नज़र रख रहे हो, स्पॉयनेज किया जा रहा है। तो ऐसे कुछ ऑपरेशन इंडिया कर रहा है। हालांकि इंडिया ने इन सभी जो एलिगेशंस लगी हैं उनको डिनाई कर दिया है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या बात हमें समझ में आती है। देखिए रिसेंटली एक केस आ रहा है, वैसे इस साल में बहुत सारे केस निकल कर आए हैं, एक एक को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिलहाल का जो सबसे रिसेंट केस निकल के आया है वो निकल के आया है ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ABC की तरफ से। अब इसने ये एलिगेशन लगाई है इंडिया के ऊपर, ये आरोप लगाया है कि इंडिया जो है, इंडिया के कुछ स्पाइस थे, इंडिया के कुछ जासूस थे जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पकड़े गए हैं, कुछ सीक्रेट्स को वो यहाँ पर चुराने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें एयरपोर्ट सिक्योरिटी थी, सेंसिटिव डिफेंस प्रोटेक्ट थे यहाँ पर, जिसको क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन का दर्जा दिया गया था ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड रिलेशंस के अंदर।
उन्होंने बोला कि ऑस्ट्रेलियन एंड जो सिडनी मॉर्निंग हारलैंड है, यानी कि ये दोनों ही एक जर्नलिज्म का हम वहाँ पर बोल सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर अब आप द हिंदू को पढ़ने आ रहे हैं ऐसे ये वहाँ पर है। दोनों ने बताया कि उन इंडियन जासूसों को बोला गया है कि वो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से बाहर निकल जाए, लीव कर जाए। अब उनके नाम वगैरह कुछ डिस्कस नहीं किए गए, डिस्क्लोज नहीं किया गया, उनकी पोजिशनिंग को डिस्क्लोज नहीं किया गया है। एक दिन पहले हम देखते हैं द वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर, जो कि यूएस के अंदर है, क्योंकि वॉशिंगटन क्या डीसी क्या है, यूएस की कैपिटल है। तो हम देखते हैं कि वॉशिंगटन डीसी के एक नेम यहाँ पर निकल कर आता है। नेम क्या निकल कर आता है? रो के ऑफिशियल का। हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से यूएस ने रो यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के हमारे जो एक ऑफिसर थे उनका नाम बाहर निकाला और कहा कि ये जो यहाँ पर असैसिनेशन होने वाला था या कोशिश की गई थी गुरपवंत सिंह पन्नन को मारने की, जो कि एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है, उसको पिछले समर में मारने की कोशिश की गई थी। उसको एक्चुअली में रोक दिया गया यूएस के द्वारा। वो जो कोशिश की जा रही थी, यहाँ पर एक जो हिटमैन होते हैं, किलर होते हैं, उनको यहाँ पर खरीदा गया, उनको बोला गया कि जाकर इनकी डेथ, इसको मार दीजिए। एनीवे किसी तरीके से यूएसए ने वो होने से घटना रोक दी गई और उसके बाद में अब उन्होंने यहाँ पर जो ऑफिशियल थे उस पूरे के पूरे काम के अंदर इंडल्ज थे उसका नाम दिया। साथ ही में उन्होंने बोला कि रो के चीफ को भी इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन थी। साथ ही में उन्होंने बोला कि डिफेंस जो यहाँ पर आपके एडवाइज़र हैं तो वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर के खुद के हम देखते हैं अजीत देवल, तो शायद उनको भी इसकी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी। इसके बाद हम चलते हैं कुछ और दिन पहले। अब अप्रैल में ही यूके बेस्ड यानी कि यूनाइटेड किंगडम बेस्ड द गार्डियन ने एक एलिगेशन लगाई न्यू दिल्ली के अंदर, जिसमें वो बोल रहे थे कि इंडिया जो है वो 20 इंडिविजुअल को मारने में इंडल्ज था, मिला हुआ था, जो इंडिया के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर रहे थे, जो कि पाकिस्तान के अंदर जा छुपे थे। अब इंडिया को ये बोला गया कि ये जो एजेंसीज़ हैं जैसे कि केजीबी एक एजेंसी होती थी फॉर्मर रशिया की, तो पहले जब रशिया एज अ यूएसएसआर होता था तो उसकी होती थी। दूसरा यहाँ पर मोसाद आप लोगों ने पहले भी सुन चुके होंगे, क्योंकि इजराइल की यहाँ पर बात चल रही है, अभी इजराइल गाजा की वार की बात हो रही है, तो मोसाद का उसमें भी रोल आता है। तो इन दोनों से ही इन्फ्लुएंस लग रहा है, ऐसे काम कर रहा है। फिर हम चलते हैं कनाडा की तरफ। अब कनाडा की मीडिया ने भी रिपोर्ट किया था जून 2023 में कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इंडिया के द्वारा खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हरदीप सिंह निज्जर को मार दिया गया है। और इसमें उन्होंने अक्यूज़ किया, हालांकि इंडिया ने क्या बोला कि इंडिया ने देखिए सारे के सारे जो एलिगेशन लगे अभी तक लगातार 1 साल से इंडिया पे भर भर के दुनिया भर से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इल्ज़ाम आ रहे हैं सामने, लेकिन इंडिया इन सभी को डिनाई कर रहा है, बिल्कुल मना कर रहा है। अपने रिस्पॉन्स में बोल रहा है, देखिए अलग अलग रिस्पॉन्स रहा। जैसे कनाडा ने इंडिया का सीधा नाम लगा दिया, तो इंडिया ने क्या किया, बोला कि ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट उन्होंने दी है, वो चाहते थे इन लोगों से वोट लेना, इसी वजह से ऐसा वो कर रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, टेररिस्ट यानी कि आतंकवादियों को अपने यहाँ पर पनाह दे रहे हैं। तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट हो जाती है दोनों कंट्रीज़ की। लेकिन यूएस के केस में इंडिया बोलता है कि देखिए यूएस ने क्योंकि ऐसे कुछ इल्ज़ाम डायरेक्टली नहीं लगाए थे, तो इंडिया बोलता है कि ठीक है, हम अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, यहाँ पर टीम बनाएंगे, देखेंगे कि ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। फिर हम देखते हैं जो वॉशिंगटन पोस्ट थी उस पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक्स पर्सन जो है रणधीर जायसवाल, उन्होंने बोला कि देखिए अभी भी ये अनवारंटेड है और अभी तक ये सीरियस मैटर बहुत है। यूएसए ने बोला है लेकिन अभी हमने कोई वारंट वगैरह नहीं निकाला है, अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। यूएस में भी अगर हमें समझ में आता है तो बिल्कुल हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, समझेंगे इस पूरे के पूरे बुनियाद को कि ऐसा क्यों किया गया है। बात आती है 20 लोगों की कि यहाँ पर गार्डियन में जो छपा था कि पाकिस्तान के अंदर जाकर उनको किल किया गया, तो उसमें हम देखते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने डिक्लेयर किया कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर जाकर भी किसी भी कोई भी अगर टेररिस्ट है तो उसको कहीं पे भी अगर वो पाकिस्तान में छुपना चाहता है तो छोड़ेगा नहीं, चाहे उसको घर में घुस के मारना पड़े, ऐसी स्टेटमेंट आती है। फिर हम देखते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, जो हिमसेल्फ सेड इलेक्शन रैली में उन्होंने खुद में कहा कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट एंटर्स द होम्स ऑफ टेररिस्ट टू किल देम। अब ये बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट हो जाती है, यानी कि आतंकवादियों को घर में घुस के मारा जाता है अगर यूर गवर्नमेंट इज स्ट्रॉन्ग, ऐसी स्टेटमेंट यहाँ पर निकल कर आती है। तो खैर इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट करते हुए अदर जो थे उसको बिल्कुल यहाँ पर डिनाई कर दिया।
अब ये जो मैटर है आप पूरा समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि इंडिया की, क्या ये इंडिया जो है इकलौता ऐसा देश है जो स्पाई कर रहा है, जासूस छोड़ रहा है दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर, या दूसरी कंट्रीज़ भी ऐसा करती हैं, या फिर उनको इतना बुरा क्यों लग रहा है, या इंडिया की पॉलिसी ख़राब है? अब इसको समझने का आ गया है टाइम। तो फिलहाल के लिए हम देखते हैं कि ये जो चारों कंट्रीज़ की हमने बात की, यूके की हम बात कर रहे हैं, कनाडा की बात कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की बात की जा रही है, उसके बाद हमने देखा किस प्रकार से यहाँ पर बात जो हो रही है 3 कॉन्टिनेंट के बाद, और न्यूजीलैंड, जब इन सबको हम एक साथ मिला देते हैं ना तो एक अलायंस है इन सभी की जो कि जानी जाती है 5I अलायंस के नाम से। यानी कि ये सभी इंटेलिजेंस के माध्यम से एक नेटवर्क बना के रखा है इन्होंने, कि हमारे इंटेलिजेंस को कुछ पता चलेगा तो हम क्या करेंगे, यूएस के साथ शेयर करेंगे, यूएस को कुछ पता चला तो यूके के साथ करेगा, यूके को पता चला तो वो न्यूजीलैंड के साथ भी। मतलब हर इंफॉर्मेशन को ये नेटवर्क ऐसा है कि एक दूसरे के साथ में इंटेलिजेंस से कुछ भी पता चल रहा है तो शेयर कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज 5I इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क। अब इंडिया की वैसे देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रेटजिक टाई बहुत अच्छी है यूएस के साथ में। ऑस्ट्रेलिया इटसेल्फ इज़ अ गुड पार्टनर ऑफ इंडिया अलोंग विद जापान। क्वाड ग्रुपिंग में अगर हम देखते हैं तो क्वाड 4 देशों का समूह है। क्वाड का मतलब ही होता है जिसमें हम देख पाते हैं इंडिया, यूएस, यहाँ पर हम देख पाएंगे ऑस्ट्रेलिया को एंड जापान को। तो इन तीनों कंट्रीज़ के साथ में इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशंस दिखाई देते हैं हमें, यूएस के साथ में भी, ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ में भी। रीज़न फॉर दैट इज़ बिकॉज दिस कंट्रीज थिंक कि ये अच्छा काउंटर हमारा हो सकता है चाइना के खिलाफ में, यानी इंडिया इटसेल्फ इट कैन बी अ गुड काउंटर वेट फॉर द चाइना। अब ये सब होने के बाद में अब अगर हम देखते हैं कि ये जो इंडिया इतना ज़्यादा हेविली इन्वेस्ट कर रहा है रिलेशनशिप्स के अंदर, यूएस के अंदर, और उसको बेनिफिट भी हो रहा है उन रिलेशन से एट द एंड ऑफ द टेक्नोलॉजी डिनाइल रेजिम, तो हम देख सकते हैं कि हाउ वी आर गेटिंग बेनिफिटेड बाय दैट। तो यूएस क्या कर रहा है कि एंथुजियास्टिकली, काफ़ी खुश होकर, काफ़ी अच्छे से, ओकेजनली जो हमारा रिलेशनशिप है उसके साथ में रेसिप्रोकेट कर रहा है, दिखाई दे रहा है हमें। लेकिन जब बात आती है पन्नन की एसोसिएशन की, तब अमेरिका एक लाइन खींच लेता है। अमेरिकन्स अपीयर टू हैव ड्रॉन ए लाइन, और वहाँ पे वो कन्वे करते हैं इंडिया को कि देखिए हमें फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। ठीक है, स्ट्रेटेजिक सर्कल की बात करते हैं तो ठीक बात है, लेकिन जब बात यहाँ पर आती है उनके खुद की इंटरनल सिक्योरिटी की, उनके खुद की कंट्री में किसी का यहाँ पर जाकर कोई दूसरी कंट्री आकर एज एन ऑपरेशन कर रही है, वहाँ पर अमेरिका बोल रहा है कि डिप्लोमेटिक रिश्ते अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पे बात अब बिगड़ जाएगी, यहाँ पे हम पुशबैक करना चाहते हैं। तो पांचों जो 5I पार्टनर्स हैं वो यहाँ पर काउंटर्ड पुशबैक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया क्या कर रहा है, देखिए इंडिया इन बिटवीन यूज़ कर रहा है अर्थशास्त्र डिप्लोमेसी को। अब ये आप लिख सकते हैं अपने मेंस के आंसर के अंदर। तो अर्थशास्त्र इंडिया का आप लोगों को पता है एक मस्कुलर फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्राइन निकल कर आती है। मस्कुलर यानी कि काफ़ी ऐसे हट्टी कट्टी तरीके की न्यू दिल्ली की रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट इसका इस्तेमाल कर रही है, खास करके जो स्पाइनेज सिस्टम है, खास करके जो ये जासूस का यंत्र है, जासूसी यंत्र जिसको हम कह सकते हैं, ये ओवरसी ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है खुद की नेशनल सिक्योरिटी के लिए। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी को ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं। ये कोई टैबू भी नहीं है, इवन अदर कंट्रीज आर ऑल्सो डूइंग इट, बट उनको पसंद नहीं आता है जब उनके ऊपर हो, राइट? कर सब रहे हैं लेकिन दे डू नॉट लाइक इट व्हेन इट इज़ हैपनिंग ऑन देमसेल्व्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे अर्थशास्त्र जो कि इंटेलिजेंस मेरिडियन है यहाँ पर, उसके अंदर पहले से ही बताया गया है कि एंशिएंट इंडियन मैनुअल के स्टेट क्राफ्ट के मैनुअल के अंदर एस्पोइनेज जो है वो किया जा सकता है। इट्स कैन बी अ गुड थिंग टू डू। नाउ अगर हम ब्रिटिश यहाँ पर काउंटर पार्ट्स को भी देखते हैं कि उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, तो एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है क्रिस्टोफर एंड्रू नाम से, उन्होंने एक किताब लिखी। द बुक नेम्ड वाज द सीक्रेट वर्ल्ड अ हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस 2018। इसमें उन्होंने नोट किया कि जो अर्थशास्त्र है वो पहली ऐसी बुक है एनीवेयर इन द वर्ल्ड जिसने एस्टेब्लिशमेंट की बात की है एक प्रोफेशनल इंटेलिजेंस सर्विस की। तो अर्थशास्त्र इज टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल इंटेलिजेंस सर्विस, जिसके अंदर हम देख पाते हैं यहाँ पर स्पॉइनेज सिस्टम को, जिसके अंदर
हम देख पाते हैं सर्विलियंस को, कि आप किसी न किसी पे नज़र रख रहे हैं सो दैट आप खुद में प्रोटेक्टेड हो। आपका ये मतलब नहीं है कि आप उसकी वीकनेस निकाल लीजिए और फिर उनको मे बी ब्लैकमेल कीजिए या फिर उनके ऊपर अटैक कर दीजिए। नो, दिस इज़ नॉट अबाउट दैट। आपको अवेयर रहना है, आपके ऊपर कोई सरप्राइज अटैक ना कर दे, आपको यही ना पता हो कि जो बाहर से दिख रहा है वही है, बल्कि आपको अंदरूनी बातों का भी पता हो, सो दैट यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ, योर सिटीजन्स एंड एवरीवन, राइट। तो ये बात हो रही है यहाँ पर इस सिस्टम की। ऐसा ही एक और बुक लिखी जाती है जिसका नाम था द अनएंडिंग गेम, अ फॉर्मर रो चीफ इनसाइट्स इनटू एस्पियोनेज। 2018 में ये किताब आती है। फॉर्मर जो रो के चीफ रह चुके हैं वो इसको लिखते हैं, और टॉप स्पाई विक्रम सूद अब बताते हैं कि जो इंटेलिजेंस होती है ना इन सीक्रेट एक्टिविटी, वो गवर्नमेंट को इसीलिए चाहिए सो दैट दे कैन कनकर द एडवांस नॉलेज, जो कि उनको हेल्प कर सके सुटेबल डिसीजंस को लेने में, जब बात आती है सिक्योरिटी ऑफ ए नेशन की या फिर नेशनल इंटरेस्ट की। अब अकॉर्डिंग टू सूद ही अगर हम बात करते हैं विक्रम सूद जी के द्वारा, तो एनी नेशन विशिंग टू प्रोटेक्ट इट्स पावर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर और दैट इज फेसिंग एक्सटर्नल थ्रेट मस्ट बी एबल टू सी बियॉन्ड द ऑब्वियस। तो यही जो मैं आपको समझा रही हूँ कि जब आप अपने अटैक को प्रिवेंट करना चाहते हो, अपनी टेरिटरी को बचाना चाहते हो, तो उस समय के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, यू शुड बी रियली लुक लाइक ए पावरफुल पर्सन। आपको एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग अपने आप को दिखाना पड़ेगा, और उसके लिए इन एक्चुअलिटी के अंदर भी आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। खैर फिलहाल हमारी अगर बात करें तो हमारी सोच के अकॉर्डिंग और जो ये डिप्लोमेसी हमने दिखाई है, तो उस अकॉर्डिंग हम इंडिया को कहीं ना कहीं यहाँ पर ठीक ठहरा सकते हैं कि ठीक है, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के ये यहाँ पर ऐसा कर रहा है, तो इट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग। अगर ये केवल इंडिया करता तो मे बी वी शुड हैव थॉट कि हाँ हो सकता है कि हमारे डिप्लोमेसी में कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन ये जो सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, ये एक वेल नोन डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक सर्कल है जिसमें हर कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर स्पाई करती है। पोस्ट ऑफिस इंटेलिजेंस जो ऑफिसर्स होते हैं एम्बेसीज के अंदर, उनके ऊपर स्पाई करती हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि यूएसए इज़ नॉट डूइंग ऑन अस, या फिर ऐसा भी नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑल्सो नॉट डूइंग ऑन इंडिया। ये जो स्पाइसेस पूरा का पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा जासूसी का सिस्टम है, ये तो हर एक देश दूसरे देश के ऊपर कर रहा है, बिकॉज इट्स अ वेल नोन डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक सर्कल, पूरा पता है सबको इस बारे में। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि ऑल स्टेट स्पाइस, सब कंट्री एक दूसरे पे नज़र रखती हैं, बट ऑल स्टेट्स आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू शो अनॉयंस व्हेन स्पाइड अपॉन। तो जब किसी भी स्टेट के ऊपर यहाँ पर स्पाइस होती है या फिर किसी भी स्टेट के ऊपर जासूसी होती है, उनको पता होता है कि हम दूसरे पे कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर हो रही है तो फिर अनॉयनेंस होता है, फिर आपको थोड़ी चिड़न होती है, फिर आपको थोड़ा बुरा लगता है। अब इसी में हम देख पाते हैं 5 आई कंट्रीज़ को, जो कि डेवलप स्ट्रेटेजिक टाइज बना चुकी है इंडिया के साथ में, इंक्लूडिंग इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड डिफेंस ऑल्सो इज़ डन बाय देम। और वो इंडिया को खुद का एक स्ट्रेटेजिक काउंटरवेट भी देखती हैं चाइना के अकॉर्डिंगली, लेकिन स्टिल वो कह रही हैं कि देखिए ऐसे ऑपरेशंस हमारे यहाँ पर मत कीजिए। अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में हम सबसे ज़्यादा देख सकते हैं कि इतनी अच्छी हमारी उनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, अलायंस है, लेकिन स्टिल अमेरिका बोल रहा है कि देखिए हमारे इंटरेस्ट पहले आते हैं, आवर इंटरेस्ट फर्स्ट। तो वहीं पे इंडिया जो है उसको हम यहाँ पर नहीं बता सकते कि ही इज़ डूइंग वेरी बैड और समथिंग बहुत बुरा यहाँ पर कुछ हो रहा है। सो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ पढ़ते हैं, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 5 आइज़ अलायंस क्या है। फिर ऐसी एक 9 आइज़ होती है, एक 14 आइज़ अलायंस है। 5 आइज़ यानी कि 5 आँखें, हम पाँचों मिलके एक दूसरे का साथ देंगे। उसमें हम देखते हैं यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को। ये 4 कंट्रीज़ में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, यूएस, यूके, कनाडा इन 3, और ऑस्ट्रेलिया के अभी हुआ है, और न्यूजीलैंड को हम मिलाएंगे तो इन पाँचों के ऊपर इंडिया के नाम आ रहे हैं। 9 कंट्रीज़ में देखें तो जो ये 5 कंट्रीज़ है इनके साथ में जुड़ जाती है डेनमार्क, फ्रांस, हॉलैंड, नॉर्वे। 14 आई जो कंट्री है उसके अंदर हम देख पाते हैं 9 आई कंट्रीज़ प्लस जर्मनी, बेल्जियम, इटली, स्वीडन, स्पेन, और कुछ थर्ड पार्टी कंट्रीब्यूशंस भी हैं जैसे इजराइल, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया। खैर आगे बढ़ने से पहले एक बार ये भी बता दूं कि देखिए टेलीग्राम के ऊपर भी मेरा एक यूपीएससी स्प्रिंट करंट अफेयर नाम से चैनल है, जिसको आप लोग जाकर वहाँ से सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे व्हाट इज़ द रीज़न, क्यों ज्वाइन करना चाहिए? तो इसका रीज़न ये है कि देखिए एक तो यहाँ पर जो आर्टिकल मैं डिस्कस कर रही हूँ इनमें से प्रीलिम्स के यहाँ पर नोट्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर देती हूँ इन द फॉर्म ऑफ मैसेज,
दूसरी बात, जो आर्टिकल हमने डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड कभी ना कभी तो पास्ट में प्रीलिम्स में कुछ सवाल पूछे होंगे, तो उन्हीं सवालों को मैं लेकर यहाँ पर आप लोगों के सामने आती हूँ और उसको क्विज फॉर्म में आप लोगों को दे देती हूँ, सो दैट आप जब ये वीडियो देखकर ग्रुप पे जाएंगे तो आपने क्या सीखा है, आप क्या उसको इम्प्लाई कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर आप अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हैं। मेंस के क्वेश्चन में आप लोगों को रेलिवेंट जो टॉपिक होते हैं उससे रिगार्डिंग यहाँ पर निकाल के दे देती हूँ आर्टिकल से। आप चाहें तो आपके पास आर्टिकल भी शेयर किया जाता है फॉर्म ऑफ फोटो हाईलाइटेड वर्जन के अंदर, तो आप उसमें से पढ़ के यहाँ पर आंसर लिखने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक जो मॉक आंसर होता है वो भी, सैम्पल आंसर बोल सकते हैं, वो भी प्रोवाइड कर देती हूँ। सो ये सब फ़ायदे हैं, अगर आप टेलीग्राम पे आके जुड़ना चाहते हैं तो भी जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम देखते हैं साइंस कैटेगरी से इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो जाता है जीएस पेपर 3 में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे में मोस्टली कहाँ पर आता है, रोबोटिक्स के अंदर। सो आपको पता होना चाहिए कि किस पेपर में क्या क्या सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के क्या क्या टॉपिक्स हैं, ठीक है, तभी आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है पढ़ना, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ना। फिलहाल के लिए देखते हैं, तो यहाँ पर बात हो रही है अ कंप्यूटर साइंस कॉन्डोरम दैट कुड ट्रांसफॉर्म हेल्थ केयर। देखिए बहुत छोटा सा आर्टिकल है, समझे तो बहुत छोटा है, ना समझे तो बहुत हार्ड, कॉम्प्लेक्स, मुश्किल सब कुछ लग सकता है। इसीलिए हम इसको समझने, पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसके रेलिवेंट जो फैक्ट है उसको समझते हैं। तो 17वीं शताब्दी में हम थोड़ा पीछे जाते हैं, जब सबसे पहले एक डच ड्रेपरर थे जिनका नाम था एंटोन वैन लुई वैन हुक। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन मेरी खराब हो, डच है, हो सकता है कुछ अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हो उनका नाम। फिलहाल के लिए मैंने आपको बता दिया नाम उनका क्या था, एंटोन वैन, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि उन्होंने प्रीवियसली एक ऐसी खोज करके दिखाई जो शायद हम लोगों को नहीं पता थी, पहले हम उस खोज से पहले उन चीज़ों को देख ही नहीं पाते थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक हैंडमेड छोटा सा माइक्रोस्कोप बना दिया। माइक्रोस्कोपिक चीज़ें अब किस चीज़ लिए इस्तेमाल होती है, देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाकर ही देखी जा सकती है, यानी वो हमारी ह्यूमन आइज़ के लिए एज इतनी छोटी होती है कि उनको देख पाना इट्स वेरी हार्ड, बहुत मुश्किल होता है। तो उनको देखने के लिए हॉस्पिटल्स के अंदर भी जब हम किसी वायरस को देख रहे हैं, किसी बैक्टीरिया को देख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप्स वगैरह बनाते हैं। पहले उनकी पावर कम होती थी, मे बी 2 टाइम्स, कि हम जितना देख पाते हैं उससे दुगना देख पाएंगे। फिर धीरे धीरे अब हम देख पाते हैं कि कैसे 250 टाइम्स तक इनकी पावर को अब बड़ा बना दिया गया है एडवांस जब माइक्रोस्कोप्स के ऊपर आप जाते हैं। आज हेल्थ केयर के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं और उनको ठीक किया जा सकता है अगर हम कंप्यूटर्स को, ये जो साइंस है यहाँ पर, इसको हेल्थ केयर के साथ में जोड़ दे। तो क्या आज से पहले नहीं जुड़ी हुई है, पहले भी जुड़ी हुई हैं, दैट्स ट्रू। आप जब कभी भी यहाँ पर जाते हैं एमआरआई वगैरह करवाने, या फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर आपका सीटी स्कैन किया जाता है, ये सब किससे किया जाता है, ये सब एक्चुअली के अंदर कंप्यूटर से किया जाता है। तो वही हम देखते हैं कि इसमें और थोड़ा सा बदलाव लाने की ज़रूरत है। मेन क्रक्स जो है आर्टिकल का है वो है पी वर्सेस एनपी। पी का मतलब यहाँ पे होता है प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करना, देखिए इसको समझिएगा ज़रा, मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रही हूँ, उससे सोचने की कोशिश कीजिए। प्रॉब्लम एक ऐसी है, ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम है, जिसमें हम नॉन डिटरमिनेंटल प्रॉब्लम भी इसको बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा, मैंने आपको बोल दिया कि 17 मल्टीप्लाई में 19 हाउ मच। अब आपसे सवाल दे दिया, आप कुछ टाइम लगाएंगे और आप थोड़ा, कुछ बच्चे बहुत पहले, कुछ बच्चे थोड़ा कम टाइम में बता देंगे कि इसमें कितना होता है, 323 इतना यहाँ पर निकल के आएगा। अब ये प्रॉब्लम क्या थी, सोल्वेबल थी, इजीली हमें पता चल गई। अब कंडीशन दूसरी है एनपी, मैंने आपको दे दिया कि 323 इज़ अ नंबर, आप इसमें से मुझे कोई ऐसे दो यहाँ पर वो निकाल के दिखाइए जो कि इससे निकल सकते हैं, राइट। तो एरर ना हो, तो आपको क्या करना है, दो प्राइम नंबर निकाल के दिखाना है जिनको मल्टीप्लाई करने से आपको ये नंबर निकल जाए। तो प्राइम नंबर ढूंढेंगे। अब आप इसमें क्या करेंगे, पहली बार में ही आपको 17 मल्टीप्लाई 19 ये दो नंबर नहीं मिलने की बहुत कम संभावना होती है, हो सकता है कुछ अच्छे बच्चे इसको कर भी जाएं।
लेकिन पहली बार में ही हमें जब 17 × 19 किया तो 323 तो मिल गया था। अब हम इसको फर्स्ट टाइम में हम कुछ एरर्स करेंगे, गलतियां करेंगे, कुछ यहाँ पर चेक करेंगे कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करके कौन सा नंबर निकल के आता है, राइट। तो ये क्या हो गया है, थोड़ा सा हार्ड वर्जन हो गया। अब इसको हम लेकर आते हैं मैथ की दुनिया से हटाकर हेल्थ की दुनिया के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर। यानी कि आपके पास एक प्रॉब्लम है, आपको समझ में आया कि किसी को टाइफाइड हो गया है। अब आपको ये पता है कि ये होता है टाइफी वायरस की वजह से। आपने उससे रिलेटेड कुछ दवाइयाँ दे दी, आपने कुछ ड्रग्स वगैरह जो भी उसको देना था मेडिकल फॉर्म्स के अंदर वो दिया, कुछ कोर्स दिया और वो ठीक हो गया। ठीक है, प्रॉब्लम यानी कि पी जो हमारी है वो सोलेबल है, हो सकती है, ईजिली हो जाएगी, कम समय में हो जाएगी। अब बात आती है एनपी की। एनपी में क्या हो गया है कि एनपी के अंदर हमें समझ में आया इनको टाइफाइड तो है बट साथ में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट भी हो चुकी है। यानी कि आप कुछ भी एंटीबायोटिक्स इनको दे दीजिए, ये सबसे बड़ा कंसर्न है आज के टाइम में। 50% से ज़्यादा लोग इसके शिकार होने की संभावना के ऊपर खड़े हुए हैं कि उनको एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हो सकता है। और उसके रीज़न यही नहीं है कि उन्होंने बहुत सारी एंटीबायोटिक्स खा लिए पहले से, नहीं, उसके बहुत सारे रीजन्स हैं। एनिमल्स को जो आप लगाते हो तो दूध वगैरह बास्केट सब चीज़ों में वहाँ पे आपको ग्रोथ हार्मोन के रूप में एंटीबायोटिक्स आपकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो रही है। फिर आप जो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसे प्लांट्स वगैरह के अंदर डाला जाता है, वेजिटेबल्स आपकी बॉडी में आ रहा है। फिर हो सकता है कि वायरस जिसको पहले ही यहाँ पर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट हो चुका है, एंटी माइक्रोबल रेसिस्टेंस हो चुका है, वो वाला वायरस आपकी बॉडी के अंदर प्रिवेंट हो जाए, आपकी बॉडी के अंदर चला गया तो फिर से आपको हो गया। अब एंटीबायोटिक्स क्या है ना कि बहुत ज़्यादा ढूंढी नहीं जाती हैं, राइट। इसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। हम देखते हैं पिछले 50 साल में अब तक एक भी नई एंटीबायोटिक्स नहीं बनी है बैक्टीरिया के खिलाफ में, वायरस के खिलाफ में। खैर, अब अगर ऐसा है, एनपी हमने देखा कि एंटी रेसिस्टेंट है, तो अब क्या किया जाए। अब इसको सॉल्व करना हो जाता है काफ़ी मुश्किल। हो सकता है कि इसको सॉल्व किया भी जा सके, लेकिन क्या ये इतनी ही जल्दी हो जाएगा। जैसे हमें प्रॉब्लम का पता चला था, जैसे हमें टाइफाइड का पता चला था, तो वो बहुत जल्दी सॉल्व हो गया, 7 दिन के अंदर हमने देखा पेशेंट ठीक भी हो गया। अब इसमें टाइफाइड प्लस एंटी रेसिस्टेंट है, तो अब इसमें क्या होगा। अब इसमें हो सकता है कि महीनों लग जाए, एक मंथ्स का टाइम लग जाए, तभी भी सॉल्यूशन ना भी निकले। दिस इज द प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यानी कि P वर्सेस NP हो चुका है। अब हमें इस फॉर्मूला को चेंज करके P = NP लेकर आना है। वो कैसे लेकर आए कि जितनी आसानी से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया उतनी ही आसानी से हम NP, जो कि थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको सॉल्व करवाने के लिए यहाँ पर समय ज़्यादा लगता है, जिनको सॉल्व करने के लिए अटेम्प्ट्स ज़्यादा करने पड़ते हैं, वेरिफिकेशन ज़्यादा होता है, एरर्स होते हैं, उनको कैसे बराबर लाया जा सके, सो दैट हेल्थ केयर के अंदर रेवोल्यूशन हो, सो दैट हेल्थ केयर के अंदर जिन लोगों की जान चली जाती है, ज़्यादा बीमार रहने लग जाते हैं, उनको समय के ऊपर अच्छे से उनके जो इश्यूज़ है उनको यहाँ पर काउंटर किया जा सके, समझा जा सके। उसके लिए पूरा का पूरा काम करना है। अब ये कैसे किया जा सकता है। अब ये एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम जो है ये की जा सकती है बाय द हेल्प ऑफ एक्चुअली में कंप्यूटर की मदद के साथ में। तो हो सकता है कि यहाँ पर AI बहुत आ रही है, उसमें कुछ डाटा वगैरह को डाला जाए और हम कैसे ना कैसे करके इस प्रॉब्लम को निकाल लें। फॉर एग्जांपल कैंसर जो होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिजीज़ होता है, क्योंकि उसमें माइलेट जो है वो म्यूटेशन करते रहते हैं। मैंने कैंसर आप लोगों को समझाया है और काफ़ी डिटेल में समझाया है पिछली वीडियोज़ में, अगर आप जाके देखेंगे न्यूज़पेपर में। तो कैंसर का अगर हम अब थोड़ा सा नॉर्मल लेवल पे आके देखें तो हमें समझ में आता है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। जब इनमें से कुछ सेल्स यहाँ पर रैपिडली ग्रो करने लग जाते हैं तो वो ट्यूमर बन जाते हैं, और जब वो अपनी जितना उनको, वैसे तो एक सेल की लाइफ साइकिल होता है, कितना होता है 120 दिनों के अंदर वो बनता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन जब ये डेथ करना बंद हो जाएंगे तो इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, तो ये कैंसरस जो सेल होते हैं उसमें फॉर्म हो जाते हैं। अब कैंसर एक जगह से दूसरी जगह पे भी जाता है, स्प्रेड होता है बॉडी के अंदर ही। हो सकता है आपको लीवर कैंसर हुआ भी पहले, फिर वो स्प्रेड होके चला जाएगा स्किन के अंदर, फिर वो स्प्रेड होके चला जाएगा यहाँ पर ब्रेन के अंदर। तो ऐसे अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में स्प्रेड होता है, जिसको हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस जो कैंसर है, अब ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जटिल डिजीज है। अब इसको कैसे ठीक किया जा सके, इसके लिए बहुत सारा कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ेगा, दवाइयों का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, थेरेपीज का यहाँ पर कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। तो अगर P = NP हो जाए तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होगी, एक अवसर होगा कि जो हमने ये ट्रीटमेंट को यहाँ पर लेके आना है वो थोड़ा ऑप्टिमल हो, ईच इंडिविजुअल ऑफ द कैंसर पेशेंट जो भी यहाँ पर आ रहे हैं उनकी ज़िंदगी को बचाया जा सके।
अब प्रोग्रेस इसमें हो रही है। सरप्राइजिंग सोर्स ऑफ प्रोग्रेस क्या है कि जो मोस्ट एक्सपर्ट है पीप यानी कि प्रॉब्लम को इक्वल लाने के लिए एनपी के लिए, वो क्या कर रहे हैं, इसको क्रैक करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसकी प्रोग्रेस के लिए रिसर्च चल रही है, इस क्वेश्चन को अभी एक्सप्लोर किया जा रहा है। तो एक नई चीज़ है, हो सकता है कि इससे रिलेटेड अभी आगे हमें रिसर्च देखने को मिले, उनके परिणाम जो होते हैं, उनके जो रिजल्ट होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, वो सब हमारे सामने आए। लेकिन फिलहाल बहुत ही नया ये टॉपिक है। आई होप मैंने काफ़ी आसान करके आप लोगों को समझाने की कोशिश की। वैसे ये पूरा का पूरा टॉपिक ज़्यादातर प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जर्नल साइंस में आप वहाँ पर इसको समझ सकते हैं। ऐसा कुछ सवाल आ जाए तो अब आप उसका आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिकॉग्नाइज दिस लीव एज अ वुमेन्स राइट। देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल जीएस पेपर 2 के लिए, क्योंकि सोशल जस्टिस की यहाँ पर ज़्यादा बात हो रही है, वुमेन्स राइट की यहाँ पर ज़्यादा बातें हो रही हैं। और बात ये जो आर्टिकल लिखा गया है, ये बातें कही जा रही है, आर्टिकल में बात की जा रही है, वो की जा रही है रहना मोल रविंद्रन के द्वारा। अब ये पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के अंदर, और कहती है कि देखिए कभी कभी इलेक्शन में क्या होता है ना कि एक्सेप्टेंस और सॉल्यूशंस को यहाँ पर डीपली लेके आया जाता है, खासकर जेंडर बायसेस के अंदर। अभी हम देख पाते हैं कि कैसे लेजिस्लेशन एंड बिल की बात किया जाए तो दिसंबर 2021 के अंदर यहाँ पर अलग अलग कभी हम देखते हैं कि जो 17वीं लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं दिसंबर 2023 में ही, उससे रिलेटेड भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो लेकर आती है, संकल्प पत्र जो है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस आती है, वो अपना लेके आती है जो कि उसका नाम रखती है न्याय पत्र। तो न्याय यानी कि जस्टिस की यहाँ बात हो रही है, और इनके थोड़े अलग अलग स्टांस है जब हम बात कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल लीव के ऊपर। तो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है एक वुमन का, और जो मंथली हम देखते हैं कि उनको मेंस्ट्रुअल फेज से होकर गुजरना पड़ता है, तो वो यहाँ पर बातें की जा रही है और उससे रिलेटेड बात हो रही है लीव की। देखिए यहाँ पर कुछ लेजिस्लेशन का एग्जाम्पल दिया गया। दिसंबर 2021 में हम देखते हैं एस ज्योतिमणि कांग्रेस की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तमिलनाडु से, उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया 2019 में, जिसका नाम था राइट टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड पेड लीव बिल। 2019 में उसको लाया गया, और हम देखते हैं कि उसका मकसद यही था कि मेंस्ट्रुअल जो लीव होती है उनको राइट टू ऑफ ए वुमन के उसमें रखा जाना चाहिए। और देखिए ऐसी लीव्स को दिया नहीं जाता है, खास करके जो एक यहाँ पर हमारा एक्ट बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, द सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 में ये आता है। तो वर्क प्लेस के ऊपर जब मेंस्ट्रुअल लीव को नहीं दिया जाता है और उनको हरेस किया जाता है इस बिहाफ के ऊपर में, वर्क प्लेस के ऊपर में, तो इसमें इसका कोई भी यहाँ पर मेंशन नहीं है, मेंस्ट्रुअल लीव को नहीं दिया गया। तो उसी को लेकर आने के लिए बार बार यहाँ पर बिल लाए जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं दूसरा बिल जो कि नियोंग इरिंग के द्वारा दिया गया, जो कि अगेन एक कांग्रेस के एमपी थे अरुणाचल प्रदेश से। उन्होंने भी एक प्राइवेट मेंबर बिल था मेंस्ट्रुअल लीव के ऊपर, 2017 में उन्होंने किया था द मेंस्ट्रुअल बेनिफिट बिल 2017 के ऊपर। उसी के बाद शशि थरूर जो कि अगेन इज अ कांग्रेस एमपी फ्रॉम केरला, इंट्रोड्यूस करते हैं एक सिमिलर बिल को जिनका नाम होता है द वुमन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव एंड मेंस्ट्रुअल राइट बिल 2018। अगेन फिर केरला से ही हिबी अडे नाम के एक एमपी होते हैं कांग्रेस के, जो कि अगेन एक इंट्रोड्यूस करते हैं प्राइवेट मेंबर बिल जिसका टाइटल था द राइट टू वुमन टू मेंस्ट्रुअल लीव एंड फ्री एक्सेस टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ प्रोडक्ट बिल 2022। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी चलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर अर्ली 2023 में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाई जा रही थी, जिसको रिफ्यूज़ कर दिया लेने से, जो कि अपोजिशन में थी शिलेंद्रा मन्नी त्रिपाठी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि देखिए पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा जिसमें मेंस्ट्रुअल जो लीव होती है वो वुमेंस को दी जाए। खैर अभी तक गवर्नमेंट के द्वारा इसके रिगार्डिंग ऐसी कोई पॉलिसी बनी नहीं है, रिफ्यूज़ भी दिखाई दे रही है। अब हम इंडिया को अगर छोड़ दें तो बात करें किसी एशियन और डेवलप्ड कंट्रीज़ की, तो हमें कंपेयर करना चाहिए। इंडिया की कुछ स्टेट है जो आगे बढ़ रही है, इस काम में आ रही है। देखिए अगर हम बात करते हैं जैसे कि केरला साहित्य अकेडमी ने एक पब्लिश किया एक बुक जिसका नाम था केरला इन 19th सेंचुरी, उसमें हमें पता चलता है कि केरला इंडिया की पहली ऐसी स्टेट थी जिसने यहाँ पर कोचीन के अंदर पीरियड लीव को रिकॉग्नाइज किया स्टूडेंट्स के लिए। और जब उनके एग्जाम्स होते थे 1912 के अंदर, तभी तक हम आज़ाद एज अ कंट्री नहीं बने थे, तो उसमें उनको पीरियड लीव देनी शुरू की। फिर 1992 के अंदर हम देखते हैं बिहार के अंदर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे उनको 2 डे मेंस्ट्रुअल लीव देनी शुरू की गई।
केरला ने जनवरी 2023 में इंट्रोड्यूस किया मेंस्ट्रुअल एंड मैटरनिटी लीव टू ऑल स्टूडेंट अबव द एज ऑफ 18। अदर स्टेट जो है वो भी इस काम में लगी हुई है, लेकिन फिलहाल कुछ हिंडरेंस है, कुछ कठिनाई दिखाई देती है उनके बीच में, कुछ बाधाएं हैं। बात करें अदर एशियन कंट्रीज़ की, तो हम देखेंगे कि एशिया के अंदर भी जो प्रिजुडिस था, ये जो स्टीरियोटाइप बनाए हुए थे अराउंड मेंस्ट्रुएशन, उसको ख़त्म किया जा रहा है। फॉर इंस्टांस एग्जांपल के लिए देखें तो यहाँ पर जापान ने मेंस्ट्रुअल लीव जो है वो 1947 में ही इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। इंडोनेशिया में आ गई थी 1948 के अंदर, और साउथ कोरिया में भी इनको इंट्रोड्यूस जो है वो किया जा चुका है। ताइवान एंड वियतनाम जो है वो भी पेड लीव को इम्प्लीमेंट कर चुकी हैं कि छुट्टियाँ आपको मिलेंगी और उसके पैसे भी आपको मिलेंगे 3 दिन के लिए। फिर एशियन कंट्रीज़ के वर्ल्ड में अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड को देखें तो लगभग जितनी भी डेवलप कंट्री है, जितनी भी कंट्रीज़ वेस्ट में आती है एक्सेप्ट स्वीडन एंड स्पेन, हम देख पाते हैं कि वहाँ पहले से ही क्या हो चुका है, ऑलरेडी मेंस्ट्रुअल लीव जो होती है उनको एज अ वुमन राइट की तरह प्रमोट किया जाता है और उनको पेड लीव, पेड छुट्टियाँ यहाँ पर दी जाती हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो महिला अधिकार के रूप में इसको दिखा रही है, जैसे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट 2003 में छपती है, जो कि नेशंस को बोलती है कि मेंस्ट्रुअल लीव्स को यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी कहती है कि वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनना चाहिए मई 28, 2014 से। तो मई 28, 2014 से अब हम देख पाते हैं कि क्या होता है, यहाँ पर वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया जाता है। फिर हम देखते हैं इंडिया का एक नया कोड आता है सोशल सिक्योरिटी 2020 में, जिसको पार्लियामेंट से पास किया जाता है, जिसके अंदर सारे लेबर लॉज तो थे, लेकिन इसमें मेंस्ट्रुअल लीव अभी तक ऐड नहीं की गई थी। इवन जो कुछ एग्जांपल देके उधर बताती है कि देखिए बहुत ज़्यादा हमें ग्रेटर जेंडर सेंसिटिविटी की नीड अभी है, पॉलिसी सोल्यूशन लाने के लिए जेंडर इनइक्वालिटीज़ जो दिखाई दे रही हैं, जो कोई एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है एक वुमन की बॉडी में हो रहा है, तो उसको अगर आप सही में बराबरी देना चाहते हो तो यहाँ पर बहुत सारी बीमारियाँ फील होती हैं। इससे क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अ वुमन इज फीलिंग सीवियर पेन इन हर अब्डोमेन, तो उसका रीज़न क्या है, दैट इज़ रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ, ऑब्वियसली उसकी वजह से उसको हो रही है। तो इन सभी रीजन्स की वजह से उनको कुछ यहाँ पर क्या मिलनी चाहिए, या तो आप पूरी लीव दे दीजिए उनको, एक्सेप्ट कुछ और डिसीजन हो सकते हैं, जैसे कि 30 मिनट्स का उनको रेस्ट मिलना चाहिए दिन में 2 बार, जब वो ऑफिस वगैरह में किसी जगह पे है, सो दैट दे कैन रिलीव देयर पेन, दे कैन, जो कि इमोशनल और हार्मोनल चेंज उनकी बॉडी में आ रहा है, दे कैन काउंटर दैट। और इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा आर्टिकल था, जिसको आप सोशल जस्टिस के अंदर ऑब्वियसली इस्तेमाल जो है यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, एक तो हमारी जो इमेज है ऑब्वियसली जीएस पेपर 2 के अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर ही कि क्या इंडिया की इमेज है। दूसरा जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रेड के अंदर, क्योंकि ट्रेड में भी तो नुकसान हो रहा है ना। फिलहाल बात हो रही है कि वाई आर इंडियन स्पाइसेस फेसिंग द हीट, इंडिया की जो मसाले हैं, स्पाइसेस हैं, उनको इतनी हीट क्यों मिल रही है। अब यहाँ पर हीट आप गर्मी से ना लेके जाइएगा, यहाँ पर मतलब है कि इनको इतना नापसंदगी क्यों की जा रही है, इनके ऊपर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, क्यों इनको बैन किया जा रहा है। काफ़ी ऐसी कंट्री है जैसे सिंगापुर, हांगकॉन्ग, यूएस, जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर बोल दी है कि जो भी स्पाइसेस बेची जाती हैं एमडीएच के द्वारा, एवरेस्ट के द्वारा, उनके अंदर कंटेमिनेशन मिलता है। अब जो ये स्टोरी है 5 कंट्रीज़ की, जिसमें सिंगापुर, हांगकॉन्ग, यूएसए हमने देखा, तो उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ये कंटेमिनेशन है वो मिलता है प्रेजेंस ऑफ इथेनाइल ऑक्साइड। इथेनाइल ऑक्साइड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब होता है एक ऐसा टॉक्सिक केमिकल है जो कि फूड स्टेबलाइजर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इंडिया के मसालों में उनको परमिसेबल लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जितनी परमिशन थी उससे ज़्यादा उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इसके रिस्पॉन्स में द स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया ने बोला है कि देखिए इनिशिएटेड जो मैंडेटरी टेस्टिंग है प्रोडक्ट्स की, वो अब हम आज से शुरुआत से यहीं से करेंगे, ताकि इंडिया में पहले ही हमें पता चल जाए कि ऐसा कुछ है तो नहीं, सो दैट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाकर इंडिया के इस तरीके से बेइज्जती ना हो। अब कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इंडिया के प्रोडक्ट्स के ऊपर या स्पाइसेस के ऊपर यहाँ पर सेफ्टी कंसर्न दिखाए हैं, तो सबसे पहले जो शौक आता है वो आता है अप्रैल 5 को, जब हांगकांग की सेंटर फॉर फूड सेफ्टी ने यहाँ पर जो 3 मसाले थे एमडीएच के, उनकी सेल को सस्पेंड कर दिया, बैन कर दिया, जिसमें आते थे मद्रास करी पाउडर, सांबर मसाला एंड करी पाउडर मसाला, एवरेस्ट फिश करी मसाला, इन सबको वहाँ पे बैन किया जाता है। रीज़न वॉज अगेन द इथेनाइल ऑक्साइड, तो मिक्स ज़्यादा हाई लेवल पे था, जो
रेगुलेटर्स है उनका ये बोलना है। हालांकि MDH विच इज़ ए कंपनी, ऑब्वियसली प्राइवेट कंपनी, उनका बोलना है कि ये जो एलिगेशन है, इल्ज़ाम है, ये एक्चुअली के अंदर बेसलेस है। क्यों बेसलेस है? क्योंकि वो बोलते हैं कि देखिए हम अपने बायर्स को, कंज्यूमर्स को बताना चाहते हैं कि वी डू नॉट यूज़ इथेनॉल ऑक्साइड एट एनी स्टेज ऑफ ईदर इट कैन बी स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, पैकिंग अवर स्पाइसेस। यानी कि कहीं पे भी तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं ना हम इसको स्टोर करने में यूज़ कर रहे हैं, बट बेसिकली अदर कंट्रीज आर फाउंडिंग इट। अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो हाउ अदर कंट्री और द मेंबर ऑफ अदर कंट्रीज आर फाइंडिंग इट, इट्स अगेन बीइंग ए क्वेश्चन। दोबारा से ये सवाल हमारे पास बन जाता है। सो ये एक क्वेश्चन है। फिर US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA के द्वारा भी इस बात को रिजेक्ट कर दिया गया था। पहले बहुत सारे ऐसे फूड एंड स्पाइसेस थे जो इंडिया से इंपोर्ट होकर US जाते थे, उनको रिजेक्ट किया जा रहा है। रेगुलेटरी बॉडीज़ जो कि मालदीव्स, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इन सब ने भी कुछ ऐसे सिमिलर प्लान्स यहाँ पर दिखा दिए गए हैं और वो रिपोर्ट्स वगैरह से एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है उनको गैदर कर रहे हैं। खैर, इससे हेल्थ कंसर्न क्या होते हैं, क्या है ये इथेनॉल जो ऑक्साइड है? अब ये प्रॉब्लम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको ज़रा यहाँ से याद रखिएगा क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। इतना करंटली अभी ये हीटेड टॉपिक है, सामने आ रहा है, अब आप याद नहीं रख पाएंगे कि इथेनॉल ऑक्साइड क्या है तो फिर ये तो आप ही की गलती हुई, राइट? तो देखिए हेल्थ कंसर्न क्या होते हैं। MDH जो एवरेज स्पाइसेस मिक्स एलिजिबली कंटेन हाई लेवल ऑफ इथेनॉल ऑक्साइड, ये एक प्रोहिबिटेड पेस्टिसाइड होता है। मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुकी हूँ कि पेस्टिसाइड यानी साइड का मतलब होता है किलिंग, और जब हम पेस्टी की बात करें तो यहाँ पे पेस्ट का क्या होता है, जो भी छोटे ये पेस्ट होते हैं, राइट, जो भी छोटे से जीव होते हैं जो कि आपकी फसलों पे आते हैं, उनको खाते हैं, तो उनको मारने के लिए इस्तेमाल करने वाला, तो इसको भी प्रोहिबिट किया गया है। यूरोपियन यूनियन में इसको भी प्रोहिबिट किया गया है कि ऐसा मत लगाइए, अदरवाइज ये फूड के अंदर फिर वहीं पे रह जाते हैं, अच्छे से प्रोसेस नहीं हो पाते, निकल नहीं पाते, फिर बॉडी में जाते हैं और इन सब की वजह से यहाँ पर कैंसर हो सकता है। अब वो कैंसर लाइम्फोमा हो सकता है, ल्यूकेमिया हो सकता है, या अदर कोई कैंसर इससे रिलेटेड इससे निकलता है। अभी ये केवल और केवल जो मेडिकल डिवाइसेस होते हैं उनको सैनिटाइज करने के लिए और उनको स्टेरलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर किसी इंडस्ट्रियल सेटिंग के अंदर एज अ केमिकल की तरह इस्तेमाल होता है, लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, आप इनको स्टेरलाइजिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हो फूड प्रोडक्ट में, लेकिन वो भी कितना 1 mg से भी कम, 0.1 mg समथिंग होती है, जो कि अपर लिमिट है कि हाँ, ताकि इसमें कोई मतलब कि बेसिकली कुछ ऐसा ना हो कि आपके मसाले बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए, ख़राब हो जाए, तो उसको प्रिजर्व करने के चक्कर में आप इतनी लिमिट में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जितनी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट दी गई थी इवन FDA के द्वारा, या फिर जो हमारी SSAI है, ये क्या होती है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इनके द्वारा भी लिमिट्स को बताया गया है, तो ये मानी नहीं जा रही हैं। अब देखिए ऐसा ही कुछ और भी इंसिडेंट आते हैं। हम देखते हैं कि इथेनॉल से रिलेटेड ही इंडिया के एक कफ सिरप्स होते थे जो कि खांसी के लिए बच्चों को दिए जाते हैं, वो जाते हैं यहाँ पर कैमरून, गामीबिया, इंडोनेशिया, उज्बेकिस्तान के अंदर, इवन सम अदर कंट्रीज ऑफ अफ्रीका, और उसमें पाया जाता है हाई लेवल में इथिलीन ग्लाइकोजेल। अब ये जो ग्लाइकोकोल था ना, इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर 300 से ज़्यादा बच्चों की डेथ हो जाती है। बहुत बड़ा ये इशू था, 2021-22 में ये सामने आता है। तो ये कहते हैं कि इसके लॉन्ग टर्म भी बहुत इम्पैक्ट है। अभी तो शॉर्ट टर्म में हमने देखा लोगों की डेथ हुई, लेकिन जो इथेनॉल ऑक्साइड है उसमें लॉन्ग टर्म में कैंसर हो सकता है लोगों को, जो कि काफ़ी बड़ी यहाँ पर बात है। फिलहाल के लिए देखा जाए तो जो हमारी फसाई है वो फूड सिक्योरिटी के लिए अभी अदर रेगुलेशंस वगैरह यहाँ पर लेकर आ रही हैं, इस पे काम किया जा रहा है सो दैट इससे ज़्यादा कॉस्ट ना हो। अगर ऐसे ही चलते रहे तो गिटरी यानी कि एक यहाँ पर दिल्ली बेस्ड हम देख पाते हैं कि थिंक टैंक है सोचने के लिए, और ये होता है ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, जो बता रहे हैं कि नियरली हमें 700 मिलियन एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया की तरफ से यहाँ पर स्पाइसेस वगैरह और इन सब के ऊपर। अगर ऐसी ही हेल्थ प्रॉब्लम आती रहेंगी तो ये सब स्टेक पे, और एटलीस्ट 50% जो हम ट्रेड करते हैं वो ज़रूर कम हो जाएगा, क्योंकि इंडिया से जो स्पाइसेस आ रही हैं वो कहीं और से भी जा सकते हैं, वो इंडोनेशिया से भी हो सकते हैं, कहीं और से भी हो सकती है। सो ये गलत बात है। तो हमारे अगर हमें कंट्री के ग्लोबल स्पाइस एक्सपोर्ट्स को यहाँ पर बना के रखना है, जो कि फ़िलहाल लगभग 58.8% ग्लोबल एक्सपोर्ट का भाग बनाती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी सेफ्टी को यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। किसी को भी ये बात पसंद नहीं आएगी ओब्वियसली।
नेक्स्ट आर्टिकल इज हाउ टू डिसाइड डोमेस्टिक वायलेंस डैमेज, इंजरी और एबिलिटी टू पे। देखिए ये जो आर्टिकल है ये बात कर रहा है कि कैसे यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस किसी के साथ होता है और जब वो केस करती है और वो अपने हस्बैंड से यहाँ पर दूर रहना चाहती हैं तो उसके बाद में उन्हें जो कंपनसेशन या मनी मिलनी चाहिए उसको डिसाइड कैसे किया जा सके, वो कैसे, क्या वो उन्होंने जो वायलेंस सहा है, डैमेज जो उनको हुआ है, मे बी उनकी बॉडी के ऊपर कुछ डैमेज हुए होंगे, उनको मार पड़ी होगी, हो सकता है उनके कुछ ऑर्गन्स खराब हो गए, या फिर जो आगे वाला इंसान है उसकी कितनी एबिलिटी है पे करने की, उस पर डिसाइडेड हो। सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्चुअली में होता क्या है। डोमेस्टिक वर्ड होता है घर से रिलेटेड, घरेलू, और वायलेंस का मतलब होता है हिंसा, तो हिंदी में इसको बोला जाता है घरेलू हिंसा। लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम जाके देखें तो हम देखते हैं कि हमारे पास होता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में ये आता है, और इसके अकॉर्डिंगली एक डेफिनेशन दी गई है डोमेस्टिक वायलेंस की, जिसका मतलब होता है इसके सेक्शन 3 के अंदर हमें ऐसा समझ में आता है कि कोई भी ऐसा एक्ट यानी कोई भी ऐसा कृत्य है जो किसी दूसरे इंसान को जो कि साथ में रह रहा है उसको हार्म करे, उसको इंजरी दे, उसकी हेल्थ को यहाँ पर इंडेंजर करे, गलत जगह में डाले, उसकी सेफ्टी, उसकी लाइफ, उसके वेल बींग, इन सभी चीज़ों के ऊपर या तो मेंटली तरफ से करता हो यहाँ पर, या फिर हम देखते हैं कि फिजिकल तौर से कोई हिंसा की गई हो, ये सब किस में आते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर आ जाते हैं डोमेस्टिक वायलेंस में। अब इसमें यहाँ पर देखिए और भी अब्यूज़ होता है, जैसे फिजिकल अब्यूज़, यहाँ पर किसी को मारा पीटा गया है, सेक्सुअल अब्यूज़, किसी की मर्जी के बिना उनको सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया है, वर्बल अब्यूज़, किसी को गाली गलौज दी जा रही है, एंड इमोशनल अब्यूज़ कि क्या आप किसी के इमोशंस जो है उनको बार बार फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको बार बार इमोशनली अब्यूज़ कर रहे हैं। एट द एंड आता है इकोनॉमिक अब्यूज़ कि आप किसी को इकोनॉमिकली अब्यूज़ कर रहे हैं, उनके पैसे वगैरह वो कुछ कर रही हैं, उनको ले रहे हैं, ये सब के सब डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आते हैं। तो आपको अगर लगता है कि किसी पे हाथ उठाना ही डोमेस्टिक वायलेंस है, दैट इज़ नॉट ए करेक्ट इन्फॉर्मेशन। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर एज बीइंग ए यूपीएससी एस्पिरेंट, और आप जिसको संभालने के लिए यहाँ पर जा रहे हैं, मे बी यू मे बी एस्पायरिंग फॉर एन आईपीएस ऑफिसर, तो वहाँ पर आपको इन सभी की सभी बातों का एक्चुअली के अंदर पता होना चाहिए, अंदाज होना चाहिए। तो कॉम्पनसेशन रिलीफ की जो ये बात निकल कर आई है, ये निकल कर आई है एक यहाँ पर हम देखते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से, जहाँ पर जो पिटिशनर है उसने पिटिशन लगाई कि उसको ये बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से बोला गया है कि 3 करोड़ रुपए उनको अपनी वाइफ को देने पड़ेंगे अंडर द सेक्शन 22 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। और खैर अभी ये बोल रही है, सवाल फिर से यही कि मेरी एबिलिटी क्या है पे करने की, या उससे देना पड़ेगा या फिर मैंने जो किया है उसके थ्रू ये देना पड़ेगा। तो जब कंपनसेशन की बात होती है तो सबसे पहले तो ऐसा कुछ कानून के अंदर, एक्ट के अंदर तो नहीं लिखा गया है, तो ये हम देखते हैं कि डिक्शनरी पावर होती है, यानी कि कोर्ट के ऊपर होती है ये पावर कि वो इन एक्चुअलिटी के अंदर यहाँ पर जितनी एबिलिटी है पे करने की उस हिसाब से बोले, या फिर कुछ कंपनसेशन को थोड़ा और बढ़ाए। अगर कोई दे सकता है 3 करोड़ तो उनको दे देने चाहिए, अगर वो नहीं पे कर पाते हैं तब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ये उठ रहा है। लास्ट आर्टिकल की तरफ हम आज के पहुँच चुके हैं, जो कि है लिक्विड नाइट्रोजन इन फूड ड्रॉस तमिलनाडु येट अगेन। देखिए लिक्विड नाइट्रोजन, अभी तक हम क्या बातें कर रहे थे, अभी तक हम समझ रहे थे कि कैसे स्पाइसेस के अंदर गड़बड़ हो रही है। ऐसी एक ये खबर निकल के आई है कि तमिलनाडु के अंदर एक वीडियो बनाई जाती है जहाँ पर एक बच्चा कुछ खाता है, एंड आफ्टर हैविंग दैट फूड ही स्टार्टेड इमिटिंग स्मोक। तो स्मोक क्या होती है, धुआं उसके मुंह और नाक से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और इससे जो वहाँ के आसपास के और जो उसके पेरेंट्स वगैरह थे वो क्या फील करते हैं, दे फील डिसहार्टन्ड अगेन, थोड़ा सा स्कैर्ड हो जाते हैं, डर जाते हैं। एंड नाउ आफ्टर दैट समझ में आता है कि ये जो फूड यहाँ पर बच्चे के द्वारा खाया गया था उसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया गया था, एंड दैट कैन बी वेरी हार्मफुल। तो जब वो स्पीविंग करते हैं तो वाइट स्मोक वहाँ से निकल रही होती है। खैर फिलहाल अगर हम आगे चले तो समझ में आता है कि देखिए टेलीविज़न चैनल और ऑनलाइन मीडिया ने इस इशू के ऊपर यहाँ पर ओवरटुक किया। तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी निकाली जिसमें उन्होंने बोला कि लिक्विड नाइट्रोजन जो होती है फूड के अंदर उसको बंद कर दिया जाए, अदरवाइज स्ट्रिंजेंट एक्शन यहाँ पर लिए जा सकते हैं, कड़े फैसले लिए जाएंगे। 1991 में द हिंदू के रिपोर्टर्स ने एक लंदन बेस्ड कंपनी जो कि पहली बार यहाँ पर डेवलप करती है
क्वालिटी एंड शेल्फ लाइफ के लिए जो लिक्विड नाइट्रोजन है पैकेजिंग में इंक्लूड करने के लिए, तो उन्होंने ड्रॉपलेट बनाए। उन्होंने बोला कि अगर आप इन ड्रॉपलेट्स को डालेंगे यहाँ पर किसी पैकेज के अंदर, आपने कोई पैकेट रखा है और उसमें आपकी जो सेल्फ लाइफ है, मान लीजिए कोई फूड यहाँ पर पैकेट में 15 दिन रहेगा, आप उसको डाल दीजिए, अब ये क्या रहेगा 1.5 महीने तक उसके अंदर सेफली रह पाएगा। इनका लिक्विड नाइट्रोजन का आप इस्तेमाल कीजिए। जब नाइट्रोजन एवोपोरेट होती है तो हम देखते हैं कि ये ऑक्सीजन की जगह ले लेती है, ऑक्सीजन को हटा देती है फूड पैकेज में। और हमें पता है कि कोई भी चीज़, जब किसी भी चीज़ को ख़राब होना होता है, जब किसी भी चीज़ को हम देखते हैं कि यहाँ पर डिस्टेबलाइज होना होता है, तो वो किसकी प्रेजेंस में हो सकती है? वो हो सकती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर। तो जब ऑक्सीजन ही यहाँ पर नहीं रहेगी और उसकी जगह यहाँ पर ले ली जाएगी नाइट्रोजन के द्वारा, तो जो फूड है वो ख़राब नहीं होगा, राइट। तो यही कारण है कि इसका इस्तेमाल किया जाता था ताकि फूड को प्रिजर्व किया जा सके, फ्रेशनेस रखी जा सके। अब ये टेक्निक कुछ जगहों पर तो काम आती है, जैसे कि कॉफ़ी, पोटैटो चिप्स वगैरह, पीनट बटर, मिल्क प्रोडक्ट, चीज़, ड्राइड पोटैटो, इन सभी को आप रखेंगे अगर ठीक है। लेकिन अब कुछ शेफ्स में इसमें गड़बड़ करना शुरू कर दिया, जैसे कि कुछ जगहों पे, कुछ होटल में वो क्या करते हैं कि फूड के अंदर बनाते समय, प्रिपेयर करते समय लिक्विड नाइट्रोजन को डाल दिया जाता है। दैट इज़ हार्मफुल। 2016 के कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स थे जिनके ऊपर चेन्नई में ऐसी बात निकल कर आई। 2017 में यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर हर्षवर्धन सिंह ने राज्यसभा के अंदर गवर्नमेंट को बोला कि देखिए जो लिक्विड नाइट्रोजन डल रही है फूड के अंदर, ड्रिंक्स के अंदर, ये कुछ रेस्टोरेंट में सर्व किया जा रहा है, जिसके ऊपर यहाँ पर बात होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि लिक्विड नाइट्रोजन एक्चुअली के अंदर है क्या। तो लिक्विड नाइट्रोजन एक ऐसी गैस होती है जो कि एक तो कलरलेस है, कोई कलर नहीं है, ओडोरलेस है। सबसे बड़ी बात, अगर नाइट्रोजन यहाँ पे कहीं पे है आपके आसपास में, तो आप उसको सूंघ नहीं पाएंगे। आप स्मोक को सूंघ पाते हैं, आप यहाँ पर हम देखते हैं एलपीजी जो होती है, नेचुरल गैसेस, उनको सूंघ पाते हैं। और उनको ओडोर लेने में, सूंघने की वजह से आपको समझ में आ जाता है कि सिलेंडर आपके घर का खुला रह गया या क्या हो गया। लेकिन एक ऐसी गैस जिसको आप ना देख सकते हैं ना सूंघ सकते हैं, एक क्रायोजेनिक फ्लूइड हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में वो कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये क्या कर सकता है, ये अगेन कैंसर और प्री कैंसर्स को यहाँ पर जन्म दे सकता है। तो इसी वजह से हेल्थ से रेलिवेंट ये काफ़ी खतरनाक हो जाता है। खैर फिलहाल हमारे आज के न्यूज़पेपर और दोनों सभी आर्टिकल जो है वो यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। इससे मुझे हौसला मिलेगा, मैं और अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए डेली बेसिस पर लेकर आती रहूँगी। खैर अभी के लिए चलती हूँ, कल फिर से मिलूँगी। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।